बट अभी रिसेंटली मैंने एक फ्लैट का रेट सुना था 190 CR। वाकई में क्या 190 CR के वो फ्लैट्स होते हैं या किसी तरह का ये जस्ट ब्लैक और वाइट करने का तरीका है? भाई गुड़गांव में कोई 190 करोड़ का घर ले रहा है, वो पागल है। दुबई में 19 करोड़ के 10 बंगलो नहीं लेगा वो। हो सकता है ये 190 वाला करोड़ वाला जो फ्लैट है ना, ये उन्होंने फ्री में दिया हो कि तुम ले लो, बस ट्रांजैक्शन कर देना 190 करोड़ की, ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा फ्लैट 190 करोड़ का बिका है। तो इंडिया का बिगेस्ट स्कैम क्या चल रहा है इस टाइम पे? एक प्लेन है और मैं ये बोलूँ कि यार इस प्लेन में चले जाओ, रनवे पे ये ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन इसमें से 100 में से 1-2 लोग बच जाएंगे। आप जाओगे उस प्लेन में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाओगे? 1-2 तो बच जाएंगे, हो सकता है वो आप हो। क्योंकि 98% तो मर ही रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी तो यही हो रहा है, ट्रेडिंग में। तो मुझे 30s में रिटायर होना है, तो क्या 30s में रिटायर होना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या रास्ते हैं? जब आप अपनी अर्निंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ाओगे और खर्चों को कंट्रोल में रखोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। क्या कोई इंसान यूट्यूब को अपना एज अ करियर देख सकता है? समय रहना की बात करते हैं यहाँ पे। क्या हम उसे सक्सेसफुल बोल सकते हैं एज अ क्रिएटर? भी वो केबीसी शो में गए थे, बच्चन साहब के सामने बैठे थे। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। बच्चन साहब को कहता है कि सर आज आपके सामने मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आपने मेरा कोई काम नहीं देखा। तो क्या AI जॉब क्रिएट करने वाली है या किसी तरह का लॉस देने वाली है जो भी जॉब कर रहे हैं? तो इस साल प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो AI का इफेक्ट तो आना शुरू हो गया है। स्वागत है राहुल सर आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल, आपको बुलाना ही था क्योंकि आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी और उस पर बहुत सारी बातें हो रही थी बिजनेस ओरिएंटेड, कि अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आप कोई छोटा बिजनेस रन कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, इवन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आप एक हाउस वाइफ हो और कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ से मार्केट से आप सामान ला सकते हो, कुर्ती कहाँ से खरीद सकते हो अगर आपको एक छोटा सा अपना स्टोर खोलना है कुर्ती का किसी छोटे शहर से। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अपील की, तो मैंने सोचा हमारे बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और अगर उसमें किसी तरह से हम हेल्प कर पाएँ, द डिकोड शो हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि इतना लंबा आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है कि मुझे लगता है ये वाला बताऊँ या ये वाला बताऊँ, तो आप बताओगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्योर। तो छोटी सी समरी अगर बताऊं तो आई एम अहमदाबाद एलुमनाई। मेरा खुद का ब्रांड है कुर्बत के नाम से। वी हैव स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, अच्छे अच्छे मॉल्स, गुड़गांव, दिल्ली, गाज़ियाबाद, लुधियाना के मॉल्स में हमारे स्टोर्स हैं। उसके अलावा कुछ टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो पिछले 1-1.25 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक ठाक कंटेंट लगा ऑडियंस को, तो फॉलोअर्स आ गए, करीब 1.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो आई होप कि वैसे मैं बड़े बिजनेसेस के बारे में भी बात कर सकता हूँ और हम डेफिनेटली करेंगे भी, लेकिन छोटे बिजनेसेस की बात करके मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में आज जो ज़रूरत है ना, वो छोटे बिजनेसेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो मुझे लगा कि उस वाली कैटेगरी को टैप करेंगे तो शायद रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे, इसलिए मैंने वो छोटे बिजनेसेस वाली कैटेगरी को टैप किया है। हालांकि वी विल बी टॉकिंग अबाउट लार्ज स्टार्टअप्स ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग, उसकी भी बात कर सकते हैं। सो बेसिकली आप सपोर्ट भी करते हो या कुछ ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हो ऐसे छोटे बिजनेसेस को, या जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस दे रहे हो लोगों को? देखो, मोस्टली तो कंटेंट मेरा फ्री रहता है और क्योंकि मेरा एक खुद का एक फुल फ्लेज बिजनेस है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे पाना, कंसल्टिंग, मेंटोरशिप कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीच बीच में जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करता हूँ। यहाँ पे यूथ आता है, सीख के जाते हैं कैसे बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हैं। तो कंसल्टिंग, मेंटोरशिप जो ज़्यादातर बिजनेस कंसल्टेंट्स करते हैं, वो सर्विसेज मैं पेड नहीं प्रोवाइड करता हूँ। राइट। बट फ्री में कंटेंट बनाते हैं, मज़ा आता है। और जब यहाँ जॉब की बात हो ही रही है तो एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है इस टाइम, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। तो अब सबसे पहले आप इस फील्ड में हो, आपने IIM अहमदाबाद से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि AI की अगर बात करें तो क्या AI जॉब क्रिएट करने वाली है या किसी तरह का लॉस देने वाली है? जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब में कमी आने वाली है? तो दोनों तरह की बातें होती हैं। एक ग्रुप कहता है कि AI आने की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स की भी जॉब आएगी जो AI को ऑपरेट कर पाएँ, जो AI को समझे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसको
कैसे प्रॉम्प्ट देना है, सपोज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वैकेंसी आएगी और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। जैसे कंप्यूटर आया था तो पहले लोग कहते थे कंप्यूटर आ रहा है, लोग की ज़रूरत नहीं होगी, बट जॉब बढ़ी क्योंकि कंप्यूटर आया, वेबसाइट्स आई, www रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सारे काम बढ़ना शुरू हुए, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। सेम वैसे ही अगर हम एआई की बात करें तो अभी आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है एआई में? कोई भी नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं लाती है, उस टेक्नोलॉजी से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कंट्री में वो प्रॉब्लम लाता है। सो फॉर एग्जांपल अभी तो ठीक से एआई इम्प्लीमेंट होना शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी हायरिंग्स को स्टॉप कर दिया है। तो अगर आप आज किसी आईआईटी में जाएंगे और उनसे पूछेंगे आपका प्लेसमेंट कैसा था, आईआईएम्स में जाएंगे और उनसे पूछेंगे आपका प्लेसमेंट कैसा था, तो इस साल प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा है, प्लेसमेंट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कंपनीज ये श्योर नहीं है कि कौन से जॉब ऐसे हैं जिसके लिए वी विल नीड मेन और कौन से जॉब्स ऐसे हैं जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करा सकते हैं। तो अभी तो एआई ढंग से आया भी नहीं है, इम्प्लीमेंट होना शुरू नहीं हुआ है, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं बना है, लेकिन जॉब कम मिल रहे हैं लोगों को ओवरऑल। तो एआई का इफेक्ट तो आना शुरू हो गया है। ओके, अब हम लोगों को जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक हिस्सा तो ये है जो अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आईफोन आया था, शुरू में आईफोन 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, ऐसे कर करके अब 16 तक पहुंच गए हैं, आगे 17 भी आएगा। तो धीरे धीरे करके आईफोन ने अपग्रेड किया अपने आप को, कंपनी ने अपग्रेड किया, राइट। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स और मोस्टली इंडिविजुअल्स जो जॉब में हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आज अगर आईफोन 4 होता, आपको लग रहा है परफॉर्म कर रहा होता? नहीं कर रहा होता, मुश्किल थी, अपडेट नहीं हुआ। अपग्रेड किया है। लेकिन जो लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं उनकी नौकरियां जाने वाली हैं। ओके, जो अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, उनको मजा आने वाला है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि वो मजा लेने का प्रोसेस क्या है, अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूं। बहुत सिंपल है। ओके, काफी सारे जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज शुरू कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अभी जितने यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, छोटी सी चीज कर सकते हैं, लिखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज एट आईआईटीज। ओके, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, डिफरेंट आईआईटीज जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी सारे ऑफलाइन भी कर रहे हैं, काफी सारे ऑनलाइन भी कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो वो कोर्सेज? आप करो कोर्सेज। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज कर लोगे, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा आईआईटी बॉम्बे से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया हुआ है। नौकरियां आपको नहीं ढूंढनी पड़ेगी, नौकरी वाले लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। भाई आईआईटी से बॉम्बे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसने डिप्लोमा किया है। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचते रहो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी। वो सोचने से आपकी जॉब नहीं बचेगी। सो आप अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर करें। दुनिया चेंज होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में लाने वाला है। पीपल विल हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। ओके, सो अभी जैसे करंट अगर कॉर्पोरेट में बात करें तो बहुत सारी कंपनीज इसका एक्सक्यूज़ भी ले रही हैं। मैंने देखा है कि उन्हें जो अपना गार्बेज निकालना है, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको भी ये बहाना बना के कि यार अभी थोड़ा सा डाउन चल रही है मार्केट, एआई आया है, तो जो अडाप्ट नहीं कर रहे हैं हम उन्हें निकाल रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है वहाँ भी एक इसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है गलत तरीके से भी। देखो, कंपनी को अगर किसी को निकालना है ना तो कंपनी के पास बहुत सारे तरीके हैं। ओके, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। राइट, कंपनी तो सीधा ये बोल देंगी वी आर शिफ्टिंग यू टू चेन्नई, वी आर शिफ्टिंग यू टू बैंगलोर, वी आर शिफ्टिंग यू टू हैदराबाद। लोग शिफ्ट नहीं होते मोस्टली, राइट। तो कंपनी ने जिस एम्प्लॉय को निकालना है वो तो किसी भी बहाने से निकाल देगी। राइट, राइट। वो तो वैसे भी बोल देगी कि आपका 60 डेज का नोटिस पीरियड है, यू आर ऑन नोटिस पीरियड, आप 60 डेज के बाद you will no more be working with us, right? उनको एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने आप को उस कैटेगरी में डाल रहा है कि कंपनी के लिए वो गार्बेज है, तो वो तो उस इंसान को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं भी कहता हूँ कि अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो डेफिनेटली कंपनी आपको हायर इसलिए कर रही है क्योंकि आप उनके काम आ रहे हो। बिल्कुल, वो 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आपको 20 रुपये दे रहे हैं, 80 रुपये खुद रख रहे हैं। ये तरीका होता है किसी भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने का।
सो अगर आपसे वो नहीं कमा पाएंगे 100 रुपए, तो फिर आपको 20 रुपए क्यों दे रहे होंगे? यार देखो, हर आदमी, हर कंपनी पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रही है ना। बिल्कुल। बहुत सारी कंपनियां तो बना भी नहीं पा रही हैं। पैसा बनाना इतना इजी भी नहीं है, बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा ट्रबल उठाना पड़ता है, तब जाके पैसे बनते हैं। पैसे बनाने आसान नहीं है, राइट? तो अगर कोई कंपनी पैसे बना रही है, आपको उसने जॉब दी है, आप सिर्फ ये सोचो कि आज कंपनी ने मेरे को निकाल दिया। भाई, कंपनी पैसा बनाने के लिए है, काम ढंग से कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तो कंपनी रखेगी। तुम सोचोगे मैं अपने आप को अपग्रेड भी ना करूं, मार्केट में बहुत सारे लोग अपने आप को अपग्रेड करे बैठे हैं लेकिन कंपनी मुझसे ही काम चलाती रहे, तो वैसा तो नहीं होगा। यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। राइट। अब यहाँ पे एक और डिबेट आ जाती है कि जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। जैसे आजकल देखा गया है, बहुत सारे लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो उन्हें कॉलेज भी अच्छे कॉलेजेस हैं, IITs हैं, IIMs हैं, वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई की। उसके आगे फिर वो सेलेक्ट करते हैं कि हमें जॉब में नहीं जाना है, हमें आगे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, शार्क टैंक में जाना है, जैसे भी करके हमें अपना खुद का कुछ करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में बेटर क्या है, या क्या सही तरीका है बिजनेस में उतरने का या जॉब में उतरने का? ओके, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। जोमैटो की बात कर लो, जेप्टो की बात कर लो, ब्लिंकिट की बात कर लो, उबर की बात कर लो, ओला की बात कर लो, किसी भी कंपनी की बात कर लो, कोई भी बड़े स्टार्टअप्स आज उठा के आप देख लो। हर स्टार्टअप का जो फाउंडर है ना, उसने कुछ साल जॉब किए हैं, उसने कुछ साल जॉब किए हैं। उन जॉब्स में उन्होंने स्टार्टअप्स में काम किया है और लगभग उन स्टार्टअप्स को खुद से बिल्ड किया है या उनको स्केल किया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने बिजनेस बनाया है, स्टार्टअप बनाया है, अब तो मैं भी ये वाला स्टार्टअप बनाऊंगा, तो भाई इनकी जर्नी भी देख लो। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी ये इंश्योर करती है अपने कॉस्ट पे कि आप गलतियां ना करो। जो एम्प्लॉइज मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं आज, राइट, इट इज मी हु इज इंश्योरिंग दैट दे डोंट मेक मिस्टेक्स। वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसका कॉस्ट मेरे ऊपर आएगा ना। तो मैं उनको पैसे भी दे रहा हूं, काम भी सिखा रहा हूं, और ये भी इंश्योर कर रहा हूं वो गलतियां ना करें। तो पहले ये कर लो। ओके, एक और पॉडकास्ट में मैंने ये चीज बोली थी पहले। आपको बिजनेस या स्टार्टअप कौन से एज में करना चाहिए, या पहले एक्सपीरियंस लेके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक बड़े बाप के बेटे जिनके पास बहुत पैसा है, एक वो लोग जिनके पास जो प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हैं, वो तो कॉलेज से बाहर आते ही बिजनेस कर ले, फेल हो जाएगा दोबारा से सीख ले, फिर से फेल हो जाएगा फिर और कर ले, उसके पास तो ऑप्शंस है। लेकिन मैं उस यूथ की बात कर रहा हूं जिसके माँ बाप के पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ही है कि बेटा एक बार ढंग से लगा ले, दोबारा हो सकता है हम पैसा है ही नहीं हमारे पास, कहां से देंगे। ऐसे लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरा बिजनेस फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो, दूसरा मेरे पास चांस नहीं है। वो करने का तरीका क्या है? वो करने का तरीका है कि जो बिजनेस या स्टार्टअप आप करना चाह रहे हैं, ऐसी कंपनी में काम करें जहां पे वो काम हो रहा था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक सैलून ओपन करना चाहते हैं, कोई सैलून ओपन करना चाहते हैं, कुछ टाइम आप सालों में काम कर लें, 6 महीने साल भर काम कर लें। अगर आपको अकाउंट्स का काम आता है, अकाउंटेंट बन जाएं। अगर आपको स्टोर मैनेज करना आता है तो स्टोर मैनेजर बन जाएं। अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने आते हैं तो वो हो जाएं। जो भी आपको करना आता है, राइट, ये जब आप करोगे तो आपको क्या होगा, आपको ये पता चलेगा जब कस्टमर स्टोर पे आता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर कोई कस्टमर रूड है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर कोई कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। किस रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे एरिया में बिकते हैं। ये जब सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे ना, तब अपना बिजनेस जब शुरू करोगे तो आप प्रोडक्ट्स भी ढंग से सेलेक्ट कर पाओगे, अपना स्टाफ भी ढंग से सेलेक्ट कर पाओगे, आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके होंगे। आपको जो ग्राउंड रियलिटी है ना। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा IIT या IIM ये सिखा रहा है कि दुकान पे मामे आ जाए तो उसको कितने पैसे देने हैं? कोई नहीं, वो प्रैक्टिकल या नॉलेज है। कोई GST के लिए अप्लाई करोगे तो पैसे तो थोड़े बहुत खिलाने पड़ते हैं, नहीं खिलाने पड़ते हैं। कोई IIM या IT ये सिखा रहा है कि कितने पैसे खिलाने चाहिए। कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे? जब काम करोगे। और ये तो ओपन रियलिटी है कि इंडिया इज स्टिल फुल ऑफ करप्शन। कोई लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हो, करप्शन है, पैसा देना पड़ेगा, वरना टाइम लगेगा। कौन सा कॉलेज आपको ये सिखा रहा है कि मामे को कितना पैसा देना है?
नहीं सिखा रहा, कहीं से सीखोगे, बिल्कुल वो सीख लो, उसके बाद बिजनेस या स्टार्टअप में जाओ। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि जॉब तो स्लेवरी है, भाई जॉब से अच्छी कोई चीज ही नहीं है सीखने के लिए। राइट, किसी और के कॉस्ट पे सीख रहे होते हो। बिल्कुल वैसे तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हो तो पैसे देते हो, जॉब में तो सीख रहे होते हो और पैसे मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं उनके लिए भी तो कर रहा हूं, उनका छोड़ो ना, आप इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट देखो। बिल्कुल सीख रहे हो, पैसा भी मिल रहा है, कंपनी ये भी इंश्योर कर रही है तुम गलती ना करो। और काफी सारी कंपनियां तो जॉब के साथ साथ तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाती है, Right. सर्टिफिकेशंस भी करवाती है। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए लाइफ में? बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट तो शुरू के दिनों में सीखना ही है ना। सो जॉब या स्टार्टअप करने से पहले बिजनेस या स्टार्टअप करने से पहले कुछ साल जॉब जरूर करें। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है। जब आप किसी भी बिज़नेस को करना चाहते हो तो उसकी निटी-ग्रिटी सीखने के लिए पहले आपको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है कि यहाँ पे काम कैसे होता है। सपोज़ कोई भी स्टूडेंट है, अब कॉलेज से निकल रहा है, तो उसे एक्सपोज़र नहीं मिलता उससे पहले कि नॉर्मल काम कैसे होता है। जैसे किसी को अपनी स्टार्ट आईटी फर्म में स्टार्ट करनी है, तो मैं तो ये कहता हूँ पहले स्टार्टअप में जाओ, बड़ी कंपनी में जाओ ही मत तुम, क्योंकि स्टार्टअप की जो हसल होती है वो अलग होती है। आपको क्लाइंट डेमोज हैं वो रेगुलर बेसिस पे करने हैं। आप जब कैब में बैठे होगे तो अपने टीममेट्स को कॉल करते हो कि यार ये बग फिक्स कर दो, इसको सही कर दो। तो काम कैसे होता है, मतलब युद्ध स्तर पे काम कैसे होता है, आप स्टार्टअप में ये सीखते हो कि आपको एकदम हसल, मतलब ना संडे है ना आपका सैटरडे है, आप 24 आवर्स सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। तो उस जब एनवायरनमेंट पे रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है डेफिनेटली कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले उस एनवायरनमेंट में रहना सीखो, तब आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा यार ये भी चीज़ होती है, ओके कंपनी रजिस्टर भी करानी है, ठीक है, ऑफिस बॉय भी रखना है, इसका अलग खर्चा है। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको ऐसे नहीं दिखते हैं। जब तक आप बैठोगे नहीं ऑफिस में तब तक आपको नहीं दिखेंगे ये सारी चीज़ें। ऑफिस पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि आपको कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को रखना है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक एम्प्लॉय की, क्योंकि आप उस जर्नी से गुजरोगे, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। ट्रू। एक और सवाल आता है लोगों का, मैं सवाल में ये पॉडकास्ट रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक टॉपिक पे नहीं रखना चाहता हूँ। बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एक इंसान के अंदर आ सकते हैं, जो भी एक स्टूडेंट के अंदर या जस्ट जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की उसके अंदर आ सकते हैं, तो उसके आप कह सकते हो ये डाउट्स हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में पूछने की कोशिश करूँगा। कुछ स्टूडेंट का होता है या कुछ जो ऑफिस जस्ट स्टार्ट किया अपना जॉब, उनका ये माइंडसेट होता है, पहले तो होता था कि यार 40s में रिटायर होना है, 40s में मस्त रिटायर होंगे, घूमेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, इतने पैसे होंगे कि हम सारा संसार घूम लेंगे। अब ये थोड़ा सा पेशेंस कम हुआ लोगों का, अब लोग कहते हैं मुझे 30s में रिटायर होना है। तो क्या 30s में रिटायर होना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या रास्ते हैं? पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ब्रदर, लेट्स से आप अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। बिल्कुल। लेट्स से मैं कल रिटायर हो जाता हूँ, ठीक है, 10 दिन तो मेरे को बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्स लगेगा, 15 दिन रिलैक्स लगेगा, ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, कुछ काम नहीं करना है। राइट। महीने भर बाद मेरी वाइफ तो बैग उठा के अपने ऑफिस चल देगी, मेरे को बोलेगी यार थोड़ा आप तुम तो घर पे ही हो, बच्चे का ध्यान रख लेना। राइट। तो नेचुरल सी बात है, मैं घर पे हूँ तो रखना पड़ेगा। अगले दिन मेरे को लगेगा यार ये तो घर पे मन नहीं लग रहा, किसी फ्रेंड को फ़ोन करूँगा, भाई गोवा चलें, वो ऑफिस वो में, कहेगा यार मैं तो ऑफिस में हूँ, तू ही तो घर पे है, मैं तो ऑफिस में हूँ। धीरे धीरे करके मेरे को घर जो है ना वो खाने लगेगा। कुछ सोलो ट्रिप्स कर लूँगा मैं, कुछ दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाऊँगा, लेकिन कितना? बिल्कुल। रिटायरमेंट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ पनिशमेंट। कभी भी जो लोग रिटायर हो चुके हैं ना, उनसे 2-3 साल बाद मिल लेना। लोगों को बोल रहे होते हैं कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, काम दे दो यार, घर पे नहीं बैठा जाता। किसी भी रिटायर्ड जो मिलिट्री वाले लोग हों उनसे मिल लेना, क्योंकि वो उनमें से काफ़ी सारे लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 45-50s में रिटायर हो जाते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह ज्वाइन करते हैं। क्यों भाई, वो तो कमा के आ गए, पेंशन आ गई, फिर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? रिटायरमेंट एट 30, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? रिटायरमेंट एट 40 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये लोगों ने अपनी पॉलिसियां बेचने के लिए कि ये प्लान ले लो, 40 में रिटायर हो जाओगे, फिर इनकम आती हर महीने रहेगी, आती रहेगी। आप ये सोचो कि ये रिटायरमेंट एट 30 या रिटायरमेंट एट 40 वाला थॉट हमारे दिमाग में घुसाया किसने है? ये जो पॉलिसियां बेचते हैं ना, उन्होंने घुसाया है। अदरवाइज 30-40 की एज में कौन रिटायर होता है? कौन होना चाहता है रिटायर? 25 से तो आप ढंग से जॉब करना शुरू करते हो। हाँ, 40 में तुम रिटायर होगे, उसके बाद क्या करोगे? मेरे को बता दो क्या करोगे? बिल्कुल। कुछ करोगे? हाँ, महीने घूम लोगे, 2 महीने घूम लोगे, 3 महीने घूम लोगे, उसके बाद 70 साल की एज तक क्या करोगे? घूमते रहोगे?
कौन जाएगा तुम्हारे साथ घूमने? कोई जाएगा घूमने? कोई नहीं जाएगा। घर पे बैठे रहोगे, बच्चे खिलाओगे घर पे बैठ के, बिल्कुल। घर की सफाइयां करोगे, तो रिटायर होके करोगे क्या? ये चीज हमारे दिमाग में डाल दी गई है, राइट? तो रिटायरमेंट एट 40, रिटायरमेंट एट 30 जैसी कोई चीज नहीं है। रिटायरमेंट, अगेन आई एम सेइंग, रिटायरमेंट इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ पनिशमेंट। लोग रिटायर नहीं होना चाहते हैं। लोग जब तक, ज्यादातर लोगों से बात करोगे ना जो बूढ़े हैं आज बेड पे भी, जो है डेथ बेड पे भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जब मैं मर रहा हूं ना तब तक मैं काम करता करता मरूं, राइट। ताकि मेरे हाथ पैर भी सही रहे, मेरी हेल्थ भी सही रहे और मेरा दिमाग चीजों में लगे। जब आपका दिमाग खाली रहता है तो आपका दिमाग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में लगता है, बिल्कुल। राइट? तो रिटायरमेंट एट 30-40 तो एक पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ है, बट ये सही क्वेश्चन ये हो सकता है कि 30 या 40 की एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगला मतलब यही क्वेश्चन में ही गलत है कि रिटायरमेंट लोग क्यों चाहते हैं अर्ली रिटायर होना? ताकि अर्ली रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको काम लाइफ टाइम करना है और उसी में मज़ा भी आता है जीने का। लोग को ये कहना चाहिए कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकता हूँ जिसमें मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है। अब इतना मेरे पास है कि मेरा घर चलेगा और अभी मुझे जो काम करना है वो करना है अपने मन का। उसमें डेफिनेटली पैसे आएंगे तो और अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसा मेरा सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा उस चीज़ को एंजॉय करना। तो वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे कोई भी अचीव कर सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले तो समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, कितने पैसे चाहिए होते हैं एक इंसान को ये कहने के लिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम है। क्योंकि हमारे कॉलेज में एक बात चलती थी, ईबीज करके एक ब्रांड था उस टाइम पे, वो सीडीज़ वगैरह बेचता था और मल्टी लेवल मार्केटिंग थी बेसिकली। तो वो कहते थे कि आप 30s में फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव हो जाएगी। तो वो डेफिनेशन क्या बताते थे कि आप किसी मॉल में जा रहे हो और वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है, उसमें आपको टैग नहीं देखना पड़ रहा है, आप सीधे कार्ट में रख रहे हो और जाके बिलिंग करा दे रहे हो। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। बट ये पूरी गलत डेफिनेशन थी। तो मैं चाहता हूँ आप असली डेफिनेशन क्या है वो एक बार ऑडियंस को समझाओ। ओके। इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता अनलेस वो अपने माइंड को कंट्रोल करे। पहली बात तो ये है। अब हम मॉल का एक एग्जांपल ले रहे थे। लेट्स से हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पॉडकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गौर सिटी मॉल है। गौर सिटी मॉल में शायद आज की तारीख में मैं चाहूँ, ठीक ठाक काम धंधे कर रहा हूँ, ठीक ठाक कंपनी चला रहा हूँ, तो शायद मैं किसी भी स्टोर पे जाके बिना टैग देखे कोई चीज़ परचेज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं आगे चला गया दिल्ली में, वसंत कुंज चला गया प्रोमेनाड में। हाँ। वहाँ पे मैं 10-10, 20-20 लाख की वॉच है, 20-20, 25-25 लाख के पर्स हैं, 80-80 हज़ार के पैंट्स हैं। तो भाई टैग देखूंगा कि नहीं देखूंगा? बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आप ये सोचो कि बिना टैग के देखे चीजें खरीद लूंगा, तो वो तो कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो अंबानी भी नहीं खरीद सकता। राइट। कुछ चीजें ऐसी होंगी, मतलब मैं नेम नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर कुछ चीजें ऐसी होंगी, राइट? बिल्कुल। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन जो वो ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो आपके खर्चे से, जो अभी आपका एग्जिस्टिंग खर्चा है, उससे सिग्निफिकेंटली ऑन अ हायर साइड हो। लेट से आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीना का और आप 40,000, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हो, 41,000 रुपए तुम बचा पा रहे हो। तो ये जो 40,000 रुपए तुम बचा पा रहे हो, ठीक है, इससे आपने अपना इमरजेंसी का फंड भी बना लिया, आपने सेविंग्स भी कर लिए और उसके बाद भी आपके पास 10-15 हज़ार रुपए बचा हुआ है जो आप लेजर एक्टिविटीज में खर्च कर सकते हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है। तो 10 तारीख को आपको ये ना सोचना पड़े यार ये जो EMI है इसका पैसा कहाँ से आएगा, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। राइट। अगर लोगों को ये लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं बिना टैग देखे चीज़ खरीद लूँ, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। तो आपको अपनी अर्निंग्स जो हैं उन अर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये रहता है कि लोग अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो जॉब वाले होंगे जो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने काम धंधे करे बैठे हैं, बिजनेसेस करके बैठे हैं। बिल्कुल। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए पहले बता देता हूँ। लेट्स से आप आज एक बैंक मैनेजर की जॉब कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, या IT मैनेजर की जॉब कर रहे हो। IT मैनेजर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। IT वाले यूथ पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप एक छोटी कंपनी में IT मैनेजर की जॉब कर रहे हो और आप 60,000 रुपये महीने का कमा रहे हो।
ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप लिंक्डइन पे जाएं और टॉप कंपनीज के जो आईटी मैनेजर्स है, KPMG, PwC हो गया, डेलॉइट हो गया, सॉरी PwC हो गया, डेलॉइट हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनमें जो आईटी मैनेजर्स हैं वो कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, उन्होंने कौन से सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, वो आप देखें। उन कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस को करने की कोशिश करें। तो अपना जो स्किल सेट है उसको उनके स्किल सेट से मैच करने की कोशिश करें। लिंक्डइन पे जाके ये देखें अच्छे आईटी मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, ओके, उसको मैप, जो गैप है ना उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें। अगले 1 साल में, 1.5 साल में वो ट्रेनिंग से या सर्टिफिकेशंस लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपका बिजनेस है। यहाँ मेरे को बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है और लेट्स से आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। आप ये देखें कि मेरे एरिया में या आसपास के एरियाज में कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस में लोग हैं जो 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, मैं 1 लाख कमा रहा हूं, उनको कॉपी करने की कोशिश करो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, अगले 1-2 साल में वो जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करो। तो जॉब आप कर रहे थे तो लिंक्डइन पे आपने जाके देखा कि कौन से आईटी मैनेजर्स हैं जो मुझसे अच्छे सर्टिफिकेशंस लिए बैठे हैं, वो सर्टिफिकेशन तुमने कर लिया। अगर आप बिजनेस में थे तो आपने ये देख लिया मैं लाख रुपए कमा रहा हूं, 4 लाख इस बिजनेस में कौन कमा रहा है, वो कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है, वो मैंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया। जब आप अपनी अर्निंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ाओगे और खर्चों को कंट्रोल में रखोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। ओके, लेकिन अगर आपने अपनी अर्निंग को बढ़ा लिया और जैसे जैसे अर्निंग को बढ़ाया वैसे वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ने लग गए। बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपने मेंटेन करना है, इंप्रूव भी करना है, लेकिन उसको बिल्कुल ये नहीं कर देना। अभी क्या हो रहा है मोस्ट केसेस में, EMIs, मोस्ट केसेस में लोग अपने जॉब से, अपने बिजनेस से फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। ठीक है, पता है क्यों देते हैं? अर्निंग्स तो वहीं पर है या थोड़ी बहुत बढ़ भी गई है, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए हैं। तो जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करोगे, गवर्नमेंट नहीं देने वाली पैसे। गवर्नमेंट किसको पैसे देगी? गवर्नमेंट इसको पैसे देगी जिसकी वोट 2000 में खरीद सकती है, तुम्हें नहीं देगी, है ना? तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी छोड़ दो, गवर्नमेंट को गालियां देना छोड़ दो, जो तुम कर सकते हो वो करो, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, तब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकता है। राइट। अब इसमें कुछ लोग का मानना ये भी होता है कि जैसे जॉब करें या बिजनेस करें तो कुछ लोग एक थर्ड लाइन जो है क्रिएटर्स की जो जॉब आई आजकल, एज अ क्रिएटर बनने के बाद फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे वर्टिकल्स खुल जाते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स खुल जाते हैं उसके थ्रू। तो इसमें मैं पूछना चाहता था, क्या कोई इंसान यूट्यूब को अपना एज अ करियर देख सकता है? कोई भी कॉलेज स्टूडेंट जो पास हो रहा है जस्ट, और वो ये कहता है मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं एज अ क्रिएटर काम करूँगा, तो जैसे अब मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके मोर देन 1.5 मिलियंस फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं टोटल मिला के दोनों प्लेटफॉर्म पे, तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि क्या इनकम वहाँ से होती है, कैसी चीज़ें चलती हैं, ब्रांड डील्स क्या होती हैं, उसमें कितना रेवेन्यू एक इंसान जनरेट कर सकता है। तो क्या कोई इस पर फुली डिपेंडेंट हो सकता है? 100% डिपेंडेंट हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन जो है आज की तारीख में एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। डिपेंड ये करता है जो आप कंटेंट बना रहे हो उससे क्या आप लोगों को कुछ खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। ओके, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो कुछ खरीदने के लिए तो आप मोटा पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे? जो पुनीत सुपरस्टार कर रहा है, थारा भाई जोगिंदर कर रहा है, इस तरह की गंदी हरकतें करोगे, सोसाइटी में गंदगी फैलाओगे। वो नहीं करना है। वो करोगे तो तुम्हारे घर वालों को शायद तुम्हारे ऊपर शर्म ही आएगी। राइट, वो नहीं करना। कीचड़ में पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे समय रहना की बात करते हैं यहाँ पे, तो आजकल हॉट टॉपिक है। कंटेंट पे नहीं जाएंगे, कंटेंट क्या वो सर्व कर रहा है उस पे नहीं जाते हैं, बट क्या हम उसे सक्सेसफुल बोल सकते हैं एज अ क्रिएटर? देखो मैं तो जाऊंगा कंटेंट पे। ठीक है, मैं इसलिए जाऊंगा कि मेरा जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस कंटेंट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपने यूथ को सही डायरेक्शन में ले जा पाए। नो मैटर हाउ स्मॉल द कंट्रीब्यूशन वी आर मेकिंग, बट वी आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन, राइट? अब समय रैना की आपने बात करी, अभी वो KBC शो में गए थे। हाँ, बच्चन साहब के सामने बैठे थे, उनको शर्म आ रही थी बच्चन साहब के सामने बैठ के। आप एक बार उस वीडियो उस देखा मैंने पूरा एपिसोड ढंग से देखना। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल।
वो तो ठीक है, अब स्टेज पे रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो बच्चन साहब को पता है क्या बोल रहा था? बच्चन साहब को कहता है कि सर आज आपके सामने मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आपने मेरा कोई काम नहीं देखा। इसका मतलब वो अपने काम से खुद ही शर्मिंदा है। उसके पापा मम्मी पीछे बैठे हुए हैं, क्या उसके पापा मम्मी उसका कंटेंट देखते होंगे? शायद नहीं देखते छुप होंगे। के शायद देखते उसकी मम्मी, मतलब क्या उसकी मम्मी ये बोल सकती है कि मेरे को अपने बेटे पर गर्व है? हम बात कर लेते हैं अगले 10 से 15 साल बाद की। वैसे तो समय रैना की अपनी पर्सनल लाइफ ही है, शायद पता नहीं इस पे कमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मैं कमेंट करना चाहूँगा। ओके। लेट्स से कल को उनके बच्चे होंगे, उनकी बेटी होगी और वो 10th क्लास में होगी, उसके साथ कोई और स्टूडेंट होगी, वो उसको दिखाएगी देखो ये तेरे पापा का कंटेंट है, कैसा फील करेगी उसकी बेटी? कंटेंट क्रिएशन जो है ना, इतना डेंजरस इंडस्ट्री भी है। आपने एक बार जो कंटेंट डाल दिया ना, वो डाल दिया, आप डिलीट नहीं कर सकते। आप अपने ही तो पेज से डिलीट करोगे, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है, राइट? समय रैना ने जो काम किया है, अब वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। ओके। या जो भी कंटेंट क्रिएटर जो काम कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर सकते। यूएस में अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स ने वीडियोस बनाए थे, अब उन वीडियोस की वजह से उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्कूल में फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन लेटर स्टेज पे शुरू हुआ है, वहाँ पे पहले हो गया था। हाँ। तो वहाँ पे अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, जहाँ पे उनको उनकी मदर या फादर के वो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं और बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि देख तेरी मम्मी ऐसे पैसे कमाती है, तेरे पापा ऐसे पैसे कमाते हैं। वो बच्चा क्लास में कैसे जाएगा? ये चीज़ इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, इनको समझ में आएगी 10-12 साल बाद, जब इनके बच्चे बड़े होंगे, 8th क्लास में होंगे, 9th क्लास में होंगे, 10th क्लास में होंगे, और उन बच्चों को उनके साथ वाले जो स्टूडेंट्स है ना, वो वीडियो दिखाएंगे, तू चौड़ा होता है ना, ये देख तेरे पापा ऐसे पैसे कमाते थे, ये देख तेरी मम्मी ऐसे पैसे कमाती थी। तो आज जो ये गलतियां कर रहे हैं ना समय रैना जैसे जो लोग हैं, इनके बच्चे ये सजा भुगतने वाले हैं। और उस टाइम समय रैना जैसे लोग जो हैं, या पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग हैं ना, ये बहुत शर्मिंदा होंगे। बट इट विल बी टू लेट। ये अपनी जिंदगियां नहीं बर्बाद कर रहे हैं, या आज के यूथ की जिंदगियां नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये अपने आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए ना, ये उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन मैंने देखा है, जैसे पहले ब्रांड्स क्या होते थे, एक टर्म था ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट, राइट? तो जब किसी भी पेज पे आते थे, इंस्टाग्राम की अगर बात करें पेज पे, या यूट्यूब पे बात करें तो उनकी प्रोफाइल पे आते थे, तो वहाँ देखते थे कि कहीं गाली गलौज तो नहीं है, किसी को डिफेम करने की कोशिश तो नहीं की गई है, हेट स्पीच ना हो। जब ये सारी चीज़ें देख लेता था यूट्यूब, तो उसके बाद से उस पर ऐड चलाता था, अदरवाइज उस पर स्ट्राइक आती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। इंस्टाग्राम पे तो ये सब खैर है ही नहीं। तो क्या ब्रांड डील्स के लिए अब ब्रांड्स ये सब नहीं देते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे जो शो है उनका, उस पर अगर आप देखो तो बहुत सारे स्पॉन्सरशिप उनको आती रहती है, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स की आती है, नॉन ब्रांड्स की आती है। तो क्या ब्रांड्स भी इसके लिए अब उनके लिए भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं? देखो, ब्रांड्स को चाहिए व्यूज, ब्रांड्स को चाहिए व्यूज। अब जिस जो भी व्यूज ला के दे रहा है वो दे दे। आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, मतलब ब्रांड ने वो माल जिन लोगों को बेचना है, वैसे ही वो लोग समय रैना को अपना हीरो मान रहे हैं। तो ब्रांड क्या चाहता है? ब्रांड तो यही चाहता है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। हाँ। आज अगर मैं पीवीआर में अपने ब्रांड का एक एड रन करना चाहूं, ठीक है, 15 सेकंड या 20 सेकंड का, पीवीआर में या किसी भी थिएटर में एड रन करना चाहूं, आइनॉक्स हो गया अभी, 15 सेकंड या 20 सेकंड का भी, 30 सेकंड का भी, तो मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा। मूवी से पहले वो बन के आता है ना, एक पेज बन के आता है, दो ऐड होते हैं इसमें। एक जैसे लोकल एरिया में चला, सपोज मैं कोई भी ऐड हो, अच्छा कोई भी के लिए, कोई भी ऐड हो, आप किसी भी थिएटर में अगर कोई भी ऐड रन करना चाहते हैं अपनी कंपनी की, तो आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और वो मिलेगा कैसे? वो जो प्रोसेस रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, मूवीज का, व्हाट यू कॉल इट, सर्टिफिकेशन, यूएस सर्टिफिकेशन वगैरह टाइप का, मूवी का जो सर्टिफिकेशन होता है, आई डोंट नो, वो लेना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट दिखाने के लिए थिएटर में। और जो थिएटर में ही लोग फोन लेके बैठे हुए, वो वहां पे अश्लील रीलें देख रहे हैं, तो वहां पे तुम सामने वाली स्क्रीन पे नहीं देख सकते, फोन स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भाई क्या मतलब है इस बात का? अरे मैं एक ऑडियंस हूं, मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूं या फोन के स्क्रीन पे देख रहा हूं, कंट्रोल तो दोनों का गवर्नमेंट का तो दोनों पे कंट्रोल है ना। बिल्कुल।
तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि थिएटर में तुम स्क्रीन पे सर्टिफिकेशन लेके दिखाओ कंटेंट, और यहाँ पे कुछ भी गाली गलौज करो। ये क्या मतलब है? ये तो गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है फिर न्यूडिटी को और इन तरह की चीज़ों को। अब जब गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है तब रोकने वाला है ही कौन? फिर ब्रांड कौन होते हैं रोकने वाले? बट पॉइंट इज सोसाइटी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? हम इंडिया में विमेंस सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। अभी कोलकाता में वो जो केस हुआ था आरजे हॉस्पिटल वाला, इतना ज़्यादा उस पर हम लोगों ने डिबेट्स करे थे कि हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, कैंडल मार्च किया था, ये सब किया था, ठीक है। दिल्ली में 9 बजे के बाद महिलाएं आज भी नहीं निकल सकती, इतनी स्टॉकिंग होती है, इतना उनको अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या जो समय रैना कर रहा है उससे सिचुएशन बेटर होने वाली है? नहीं होने वाली है। हम महिलाओं को टीवी पे अपमानित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनके साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं टीवी पे हम। ये सब लोग कैसे देख रहे हैं? खुले में गवर्नमेंट देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, हो क्या रहा है? फिर गवर्नमेंट जो है वो जो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी आती है या टीवी पे कोई मूवी आती है उस पर कंट्रोल क्यों लगाती है? अरे यूज़र तो वही है। समय रहना गाली गलौज करे, सलमान खान गाली गलौज ना करे, ये क्या मतलब है भाई? मेरे को बता दो आप। अगर समय रहना आज एक टीवी शो पे गाली गलौज करता है, ये जो रियलिटी शो पे गाली गलौज करता है, लेकिन अगर वो किसी मूवी में जाएगा तो वो गाली गलौज नहीं कर सकता, क्यों भाई? कोई मतलब है इस बात का? देयर इज नो लॉजिक। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट जब अपने युवाओं को ये सब दिखाना चाह रही है तो फिर दिखाए। मैं और आप कौन होते हैं रोकने वाले? राइट। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अर्निंग से रिलेटेड। जी। अब सारे स्टूडेंट का है कि पार्ट टाइम कुछ करते हैं, पार्टी वगैरह करनी है, कहाँ से करेंगे? तो अच्छी भी चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है कि किस तरह से वो अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा स्किल्स अपने आप में डेवलप कर सकते हैं कॉलेज के टाइम पे जिससे वो अर्न कर सके। तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे एक स्टूडेंट पैसे बना सकता है? देखो, स्टूडेंट पैसे जो बनाए वो ये सोच के बनाए कि पैसे के साथ साथ मेरा करियर भी बनना चाहिए। एक गलती जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो पॉकेट मनी के लिए जॉब करते हैं। जॉब पॉकेट मनी के लिए नहीं करनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई स्टूडेंट है जो बीकॉम कर रहा है या एमकॉम कर रहा है और पैसे बनाने के लिए वो एक इंटर्नशिप कर रहा है, लेट्स से एक आईटी कंपनी में, ठीक है। वहाँ पे आपका करियर में हेल्प नहीं करेगा आईटी जॉब आपको। अच्छा। आपको एक सीए के पास इंटर्नशिप करनी चाहिए। बेशक आईटी कंपनी आपको 12,000 इंटर्नशिप स्टाइपेंड दे रही हो और सीए आपको 4,000 दे रहा हो। ये 4,000 वाली जो इंटर्नशिप है ना, ये आपको करियर में हेल्प करेगी। एमकॉम के बाद या बीकॉम के बाद जब आप सीवी लेके किसी सीए के पास जाओगे या कंपनी में जाओगे अप्लाई करने के लिए, तो वो देखेंगे इंटर्नशिप करी हुई है सीए के पास, और अगर वो ये देखेंगे इसने इंटर्नशिप करी हुई है आईटी कंपनी में, तो वो आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आर यू नॉट इवन श्योर अबाउट योर करियर? आप कर रहे हो एमकॉम या बीकॉम और जा रहे हो आप आईटी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए। तो युवा एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यूथ वो ये कर रहा है कि वो जॉब को एज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख रहा है। जॉब अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो पार्टी करने के लिए। तो स्टूडेंट कैसे पैसे कमाए? जो आप नीश आपने पकड़ ली है, आपने फाइनेंस पकड़ लिया, आपने आईटी पकड़ लिया, आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप्स ढूंढो। इंटर्नशिप ढूंढने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स भी आजकल, पोर्टल्स है, इंटर्नशाला है, इंटर्न 19 वगैरह बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे आप इंटर्नशिप देखें रिलेटेड टू योर करियर। वहाँ से साइड ट्रैक मत हो जाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के मैकडी पे या डोमिनोज पे कैश काउंटर पे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और वैसे आप क्या कर रहे हो, अपने कोर्स जो कर रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो अभी आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर जगह स्कैम है। ओटीपी का स्कैम है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें स्कैम है, आपके पास कॉल आती है कि ये पॉलिसी खरीद लो, उसमें भी आपके साथ स्कैम हो जाता है। आप कहीं होटल में जा रहे हो, वहाँ कुछ ना कुछ स्कैम। तो इंडिया का बिगेस्ट स्कैम क्या चल रहा है इस टाइम पे? देखो, बिगेस्ट अगर स्कैम की अगर हम बात करें, जो मैं युवाओं में देख रहा हूँ, वो है एक ऑर्गेनाइज स्कैम, वो है ट्रेडिंग। अच्छा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग।
व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ स्कैम वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट। लेट्स से आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आप एक प्लेन में, एक प्लेन है और मैं ये बोलूँ कि यार इस प्लेन में चले जाओ, इसका रनवे पे ये ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन इसमें से 100 में से 1-2 लोग बच जाएंगे, आप जाओगे उस प्लेन में? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं जाओगे? 1-2 तो बच जाएंगे, हो सकता है वो आप हो। क्योंकि 98% तो मर ही रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी तो यही हो रहा है, ट्रेडिंग में। राइट। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक हाँ, मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग वो की चीज़ बात आप कर रहा क्लियर हूँ। कर दो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हाँ, डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जब सेबी चिल्ला चिल्ला के, गवर्नमेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग में 1-2-3% से ज़्यादा लोगों के पैसे नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते, और ये जो 1-2% है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे 2-3 लोग बैठ के कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। राइट। तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता। तो क्यों बहुत सारे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के नाम पे, लेकिन जो कोर्सेज बेच रहे हैं ना वो खुद लॉस में बैठे हैं। Okay. तो ट्रेडिंग से अगर आपको पैसे बनाना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, लोगों के पैसे लगवाओ, खुद के मत लगाओ। अच्छा। कोर्सेज बेचना शुरू कर दो, पहला तरीका। दूसरा, ब्रोकर बन जाओ, अपनी ऐप बना लो, उसके थ्रू लोग ट्रेडिंग करें। ये 2 तरीके हैं। ट्रेडिंग में खुद के पैसे लगा के आप पैसे नहीं बना सकते। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। ओके। अब क्वेश्चन बहुत सारे युवाओं का ये रहेगा, इस आई एम श्योर जो पॉडकास्ट देख रहे हो उसमें से भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि यूपीएससी में तो सक्सेस रेट जो 1% से भी कम है, 0.60% है, हाँ। 0.060% है शायद, और ट्रेडिंग में तो फिर भी 1-2% है। तो इन युवाओं को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हो, लेट्स से आपका यूपीएससी नहीं भी क्लियर हुआ, फिर भी आप बहुत सारे पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप क्लर्क बन सकते हो, आप कांस्टेबल बन सकते हो, आप दुनिया भर के स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपने 2 साल 3 साल तैयारी करी है, उसमें 2-3 लाख 4 लाख जो भी पैसे लगाए हैं ना, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होंगे, लोगों से आप मिले होते हैं जो उनमें से कल को कुछ ऑफिसर्स बनेंगे भी, आपका वो सब नेटवर्क बन जाता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में पैसा हारते हैं, आप कुछ सीखते नहीं हो, वो हरी और लाल कैंडल से आप सीखते हो जिसकी बाहर कोई वैल्यू नहीं है। तो ट्रेडिंग इज अ स्कैम, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन दिस वर्ल्ड, जिसमें छोटे लोगों से पैसे लेके बड़े लोगों को दिया जा रहा है और फिर वो करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बट पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी लिमिटेड टू एन एक्सटेंट कि आपको ये करना ही नहीं चाहिए। ठीक है? राइट। ओके, अब बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता। स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग से नहीं। ओके, तरीका क्या है? लेट से आपके पास 10 लाख रुपए है जो आपको स्टॉक मार्केट में डालने हैं। आप उस 10 लाख को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1-1 लाख रुपए हर अच्छे कंपनी में डाल दो। फॉर एग्जांपल 1 लाख के आपने एशियन पेंट्स के शेयर ले लिए, 1 लाख के आपने एमआरएफ के लिए लिए, 1 लाख के आपने एसबीआई के लिए लिए, 1 लाख के आपने और किसी कंपनी के लिए लिए। ऐसे 10 अच्छी कंपनीज जो बहुत साल से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके शेयर्स आपने ले लिए। 10 साल 15 साल के लिए भूल जाओ, डेली मत देखो वो शेयर लिया था उसका क्या हुआ, वो मत देखो। 10 साल 15 साल बाद जब आप इन शेयर्स को उठा के देखोगे, उनमें से 1-2 कंपनी होंगी जो शायद नहीं परफॉर्म कर रही होंगी, 1-2 होंगी मीडियोकर परफॉर्म कर रही होगी। एक कंपनी होगी जिसने आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ बना दिया। अच्छा, होगा। ओके। ऐसे आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हो, बट डू नॉट ट्राई टू पोजिशन योर सेल्फ इन द मार्केट। अगर हर हफ्ते या डेली ये देखोगे ना, वहाँ पे पैसा डाला था क्या हुआ, वहाँ पे डाला था क्या हुआ, गलत डिसीजन आप ले लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो स्टॉक्स खरीद के भूल जाते हैं और 10 साल 15 साल 20 साल बाद उनको ध्यान आता है या कहीं से पेपर्स मिल जाते हैं कि मैंने तो ये स्टॉक खरीदा था, और आज देखते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ हो गई है। राइट। ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में पैसा बन सकता है, लेकिन आपको स्टॉक्स खरीद के छोड़ने पड़ेंगे। अपनी नौकरियां करते रहो, अपने बिजनेस करते रहो, साथ में स्टॉक्स खरीद लो अच्छी कंपनियों के। राइट। और वहाँ से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट का यही सपना होता है जब वो कॉलेज में होता है या प्रिपरेशन कर रहा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि अच्छी सी एक जॉब मिल जाए, बढ़िया शादी हो जाएगी, अच्छा सा घर लेंगे।
और अच्छा सा घर पहले की अगर बात करें, मुझे याद है 2010 के अराउंड हम लोगों ने पहला फ्लैट यहाँ पे एनसीआर में खरीदा था। 42-45 लैक्स में अच्छे फ्लैट मिल जाते थे 3 BHK। बहुत अच्छे जाना है तो आपको 70 लाख 80 लाख में मिल जाता था अच्छा फ्लैट, इंद्रपुरम एरिया में अगर मैं बात करूँ तो। अभी वही चीज़ अगर आप परचेज करने जाओगे 25 में, तो वो रेट पहुँच चुका है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 तक भी चला जाता है। 2.5 करोड़ में आपको 4 BHK अच्छा वाला मिल जाएगा। 3 BHK अगर लेना है तो 160-170 आपको रखना पड़ेगा इस एरिया में। बट अभी रिसेंटली मैंने एक फ्लैट का रेट सुना था 190 CR, और मेरा होश उड़ गया कि मतलब इतने महंगे फ्लैट में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जस्ट मैं ये समझना चाहता था कि वाकई में क्या 190 CR के वो फ्लैट्स होते हैं, या किसी तरह का ये जस्ट ब्लैक और वाइट करने का तरीका है? मैं आपको वो 190 करोड़ के आसपास के जो गुड़गांव के फ्लैट्स हैं उनके फीचर्स बता देता हूँ। उनके फीचर्स ये है कि जून या जुलाई में जब आप उन घरों से बाहर निकलेंगे और अपनी फरारी लेके निकलेंगे तो आपकी फरारी फ्लाईओवर के नीचे तैर रही होगी। ये एक फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि जो आपके वो सोसाइटी है उसके पीछे वाली जो दीवार है उसके पीछे झुग्गियाँ होंगी, और उन झुग्गियों में जो मजदूर या वो लोग रह रहे होंगे वो आपकी दीवार पे पेशाब कर रहे होंगे। शायद वो पेशाब से कोई चित्रकारी बना रहे हो, कुछ वगैरह बना रहे हो। दूसरी जो दीवार होगी साइड की उसकी, उस पे शायद ये लिखा होगा बंगाली क्लिनिक सेक्स समस्याओं के लिए यहाँ पे मिले। राइट। भाई गुड़गांव में कोई 190 करोड़ का घर ले रहा है, वो पागल है? दुबई में 19 करोड़ के 10 बंगलो नहीं लेगा वो। 190 करोड़ का जो गुड़गांव में ले रहा है, क्या इसकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है? जिंदगी में नहीं बढ़ने वाली। तो वो पागल है आदमी जिसने 190 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसको ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू नहीं बढ़नी। लोकेशन गुड़गांव 3rd क्लास है। बारिशों में तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो चीज़ ऐसे जगह पे तुम 190 करोड़ का घर लोगे? मतलब पागल हो तुम? तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़े पड़े हुए हैं प्लास्टिक वाले जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? सारी चीजें है क्या ये बता देता हूँ। जिस बिल्डर के 190 करोड़ का जिस बिल्डर का फ्लैट बिक गया, अब उसके जो 25-30 करोड़ वाले जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऐसा लगता है तो 25-30 करोड़ का ही है, हमारे तो 190 करोड़ के बिक रहे हैं। तो हर एक हो सकता है ये 190 करोड़ वाला जो फ्लैट है ना, ये उन्होंने फ्री में दिया हो कि तुम ले लो, बस ट्रांजैक्शन कर देना 190 करोड़ की, ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा फ्लैट 190 करोड़ का बिका है। इट्स जस्ट आर्टिफिशियल फिगर। 190 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। 190 करोड़ में कितने जीरो हैं ये भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा यार। मतलब दुबई में लेंगे ना हम 19 करोड़ के 10 बंगलो लेंगे, बिल्कुल, जो अगले 10 साल में 190 करोड़ के 400 करोड़ हो जाएंगे। ना कोई टैक्स भरना ना कुछ भरना। हम पागल है यहाँ पे, कोई 190 करोड़ के लेगा। सो दिस इज जस्ट आर्टिफिशियल फिगर। बिल्डर्स अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लेते हैं ताकि उनके दूसरे जो फ्लैट्स हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले आप देखते होगे नोएडा में जब बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे थे तो MS धोनी ने यहाँ पे एक फ्लैट लिया है, था ना? बहुत था। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने फ्लैट लिया है, विराट कोहली ने फ्लैट लिया है। ये रहने थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन उस एक फ्लैट को गिफ्ट करके MS धोनी को वो ये दिखा देते थे कि इस पार्क में ना MS धोनी घूमने वाला है। लोगों को सपने दिखाए जाते थे कि जब तुम्हारा बच्चा पार्क में टहलने जाएगा तो MS धोनी के बच्चे के साथ टहलेगा, विराट कोहली के बच्चे के साथ खेलेगा। तो ये मार्केटिंग ट्रिक्स हैं। 190 करोड़ का फ्लैट ना गुड़गांव में बिका है ना बिकेगा। 100-120 करोड़ के भी हैं, वो सब मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे मैंने तो सुने थे, ऑफिसेस में बात होती रहती है। सब दिखावा है। राइट। जो गुड़गांव की औकात नहीं है हंड्रेड्स ऑफ करोड्स में फ्लैट बेचने की, नहीं है और ना ही होगी। गुड़गांव की जो प्लानिंग है इतनी घटिया है, इतनी 3rd क्लास है, और उसको अब इम्प्रूव भी नहीं किया जा सकता। गुड़गांव प्लानिंग के साथ बनाई हुई सिटी नहीं है। पूरे नीचे तक का जोर लगा लिया है गुड़गांव की एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन वहाँ का पानी नहीं निकाला जाता बारिश में, पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हिम्मत लगा के, दम लगा के और बारिशों का पानी नहीं निकाल पा रही, वहाँ पे अगर हंड्रेड्स ऑफ करोड्स के फ्लैट्स बिकेंगे तो भाई फिर तो मैं क्या ही बोलूँ यार। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया था? मतलब मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि राइट एज क्या होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देखो, मैं कॉर्पोरेट जॉब्स में था और उसके साथ साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब जब आपका क्वेश्चन है कि राइट एज क्या होनी चाहिए बिजनेस की,
पहली बात तो बिजनेस किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है। 15 की एज में भी शुरू किया जा सकता है, 55 की एज में भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर एक सबसे सही एज की बात करें तो शायद 25-26 से 35-36 तक की जो एज रहती है, 40 तक की एज जो रहती है, ये एक ऐसी एज रहती है जिसमें आप कुछ एक्सपीरियंस भी पहले का गैदर कर चुके होते हो और आपके अंदर रिस्क लेने की एपिटाइट भी होती है। 40 के बाद क्या होता है, आपके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, आपको उनके ग्रेजुएशन कहाँ से करानी है, पढ़ाइयाँ आगे की कहाँ करानी है, उसमें मोटे पैसे लगने हैं, आप उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो। राइट। तो 25 से 35-36 तक की जो एज है, ये शायद बेस्ट है बिजनेस शुरू करने के लिए। ओके। सो जैसे जब मैं कॉलेज से निकल रहा था उस टाइम पे एक बूम आया हुआ था स्टार्टअप्स का। तो क्या था कि मोबाइल पे चीज़ें आ रही थी धीरे धीरे, 14-15 के अराउंड की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे थे। एंड्रॉयड मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था बट यूजर्स बढ़ना शुरू हुए थे 14-15 के अराउंड, वो यूज़ करना शुरू कर रहे थे। उस पर ऐप्स भी नई आ रही थी, विंडोज़ फ़ोन 7 भी आया था उस टाइम पे। वो यूज़ करते करते लोगों ने फिर अपने स्टार्टअप खोलने शुरू किए। तो एक स्टार्टअप की बारिश हो गई, हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, बहुत तरह के सॉफ्ट बैंक से लेके हर एक बड़ा एंजल इन्वेस्टर्स, सीड फंडिंग, मतलब हर जगह यही सारे वर्ड्स, बजिंग वर्ड्स सुनाई देते थे। लोग ने स्टार्टअप करना शुरू कर दिया, बट बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई जिसमें उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स थे, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए। अभी भी बात करें तो अभी भी काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, उतनी नहीं आ रही बट फिर भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बट ये फेल हो जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है इतने स्टार्टअप्स फेल होने का? एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था, इट वाज अ फेयरली रिलायबल रिपोर्ट एंड इट वाज मेंशनिंग दैट close to 73% of startups in India fail because they wanted to upscale too quick. ओके। हाँ, तो वैसे तो करीब 90% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल हो जाते हैं, और अगर 5 साल की बात करें तो वो नंबर 90% से भी ज़्यादा है। लेकिन उसमें से मेजरली जो फेल होते हैं उसका रीज़न रहता है कि वो बहुत जल्दी अपस्केल करना चाहते हैं। एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट बनाया, 1-2 रेस्टोरेंट बनाए, वो चल गए, अब उनको लगा कि 100 लोकेशंस पे ओपन कर देते हैं। अब 100 लोकेशंस पे ओपन करने के लिए उनको फटाफट से फंडिंग चाहिए होती है, तो इतने ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है उसको साइन करके और पैसा उठा लेते हैं। राइट। वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। फंडिंग लो, लेकिन फंडिंग म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेना चाहिए। जब आप फंडिंग लेते हो इन्वेस्टर के टर्म्स एंड कंडीशन पे कि कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि इन्वेस्टर को आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। वो आपके बायजूस के साथ फॉर एग्जांपल क्या हुआ है, 5th क्लास तक के कोर्सेज लॉन्च कर दिए थे, एकदम से इतना अपस्केल करना, इतने सारे स्टूडेंट्स लाओ, इतने सारे फैकल्टीज लाओ, ये लाओ वो लाओ, उनका जो इकोसिस्टम था ना वो कोलैप्स हो गया। उनके पास ना सर्विसेज वो ढंग से प्रोवाइड कर पा रहे थे, ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ट्रैक कर पा रहे थे, ना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को ट्रैक कर पा रहे थे। ऐसे ही तो कंपनियां कोलैप्स होती हैं। अगर बायजूस धीरे धीरे चलता, बहुत अच्छा कर रहा था बायजूस, राइट, बहुत अच्छा कर रहा था बायजूस, इज नॉट अ बैड पर्सन। जब वो थे अपने टाइम में, स्टेडियम भर के, मैं पहले भी ये स्टेटमेंट बोली है, स्टेडियम भर के लोग उनको सुनने आते थे, बहुत अच्छा कर रहा था बायजूस। अगर धीरे धीरे करता होता तो आज शायद इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप में एक होता, और था भी उस टाइम पे। वो ज़ीरो क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि रातों रात करना, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो तो तुम्हें डंडा करते हैं कि भाई बिजनेस को 10x करो, 20x करो, 50x करो, उनको तुम्हारे प्रॉफिट से मतलब नहीं है। कैश बर्न करते रहो, मार्केटिंग करते रहो और कस्टमर्स लाते रहो, लेकिन वो कैश बर्न जो आप कर रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं। राइट। और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके माइंडसेट का भी रहता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो इसमें भी लोग कहते हैं पुअर माइंडसेट है आपका, रिच माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप बताओ कि एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, या आप कह सकते हो राइट माइंडसेट आपका किस तरह का होना चाहिए अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए।
ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि जब सुबह आप उठें और वॉशरूम जाएं और आप जब कमोड पे बैठे हुए हैं तो आप ये सोचें, यार आज मैं क्या नया करने वाला हूं जो मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। अगर आप वो करने की जगह जब कमोड पे सुबह बैठे हुए हो तो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके वो कंटेंट देख रहे हो जो आपको कहीं पे भी हेल्प करने वाला नहीं है, तो आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट में आप ये चीज़ें प्लान करते हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये मुझे लाइफ में हेल्प करने वाला है। मैं आज ऑफिस जाऊंगा तो मैं ये नई चीज़ करने वाला हूँ, ये मैं नया ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने वाला हूँ, ये नई सर्टिफिकेशन करने वाला हूँ। जब आप अपने स्किल्स पे काम करने लग जाते हो, जब आप अपने एन्जॉयमेंट को थोड़ा सा साइड रख देते हो, थोड़ा बहुत एन्जॉय करते हो लाइफ में, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम आप फन लविंग एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हो। जब अपने स्किल्स पे आप काम करना शुरू कर देते हो तो आप लाइफ में ग्रो होते हो, और ये ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था। जैसे आप बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा टॉपिक्स पिक करते हो और जो आपके मैंने रील्स देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ों को कवर किया कि किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कम पैसों में। सो मैं चाहता हूँ एक टेक अवे यहाँ से लोग ले जाएं कि सपोज़ अगर कोई है, स्टूडेंट भी हो सकता है या हो सकता है किसी छोटे शहर में कोई एक लड़की हो जिसने अपना 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हों, या कोई एक लड़का है 1 लाख रुपए इकट्ठा किए, अब वो चाहता है उससे बिजनेस करना कि मुझे ग्रो करना है लाइफ में, रिच माइंडसेट मुझे अपनाना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, किसी भी बिजनेस को छोटे स्केल से शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हें एयरप्लेन्स बनाने हैं या तुम्हें हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं या चॉपर्स बनाने में, थोड़े उस टाइप के बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जिसको शायद कम पैसे से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक अप स्केल किया जा सकता है। तो लेट्स से मैं बात करूँ गारमेंट इंडस्ट्री की, तो आज मेरा कुर्बत एक ब्रांड है, हमारे मल्टीपल स्टोर्स है, लेकिन मैंने भी 3-4-5 लाख से ही शुरू किया था, और गारमेंट बिजनेस को भी 1 लाख से कम में शुरू किया जा सकता है। आजकल तो आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पेज बना के और ट्रेंडी क्लोथ्स को आप सेल करना शुरू कर सकते हैं। फीमेल्स की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो तो 10,000 में शुरू किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आते हैं जिनके आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ऊपर खुद से कैरी करके वीडियो बना के आप सेल कर सकते हैं। बेडशीट्स एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। जयपुरी बैग्स एक अच्छे बिजनेस हो सकते हैं अगर फीमेल्स की हम बात करें। अगर मेल्स की हम बात करें तो वैसे तो किसी भी बिजनेस में मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन मैंने फीमेल क्यों बोला, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा सा विमेन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चॉइस उनकी बेटर होगी, उनकी थोड़ी सी बेटर होगी। राइट, यूज़र वही है। ट्रू। आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं इतना बूम पे आज की तारीख में, अमेजोन के टॉप सेलिंग कैटेगरीज में से एक है। आर्टिफिशियल बहुत कम है और इतना इजी है करना, बहुत इजी है करना। ये आप कर सकते हो। आप आर्टिफिशियल लाइटिंग जो लाइट्स रहती हैं ये आप कर सकते हो। प्रिंटेड मग्स का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कस्टमाइज गिफ्ट्स, प्रोवाइडेड आपके पास एक अच्छा डिजाइनर हो। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो कस्टमाइज आइटम्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास डिजाइनर नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्रिंटेड आइटम्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, चाहे कप्स हो, चाहे कैप्स हो, चाहे बैग्स हो, चाहे टी शर्ट्स हो, आपके पास एक डिजाइनर होना चाहिए। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन क्या है। अगर उस पर डिजाइन अच्छा प्रिंट होगा तो तुम्हारा धंधा चल जाएगा। आप बेवकूफ.com की बात कर लो, बेवकूफ.com आज बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ग्राफिक्स क्या अच्छा किया है उन्होंने, जो उनका थॉट प्रोसेस था टी शर्ट पे क्या लिखना है वही तो उन्होंने अच्छे से किया है। बिल्कुल राइट। तो आपके पास अगर डिजाइनर अच्छा है तो आपका कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। तो ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जो आप 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो, और एक बार शुरू हो गया, अच्छा चल गया तो फिर तो स्केल अप कर लो ना। बेवकूफ.com ने भी तो किया ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स हैं। इवन इसे देख के लोगों में एक नया जोश आएगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खासकर इसमें मैंने फोकस्ड किया था स्टूडेंट्स के लिए। सो यही था सर आज का पॉडकास्ट। कुछ और आप बताना चाहोगे? देखो, 1-2 चीज़ें और जस्ट बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट बताना चाहूँगा। वो ये है भाई, ज़्यादा ना शूशा में कुछ नहीं रखा है। ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ। चाहे तुमने अरमानी पहन रखा हो, चाहे तुमने पीटर इंग्लैंड पहन रखा हो, वैल्यू है आपके थॉट्स की, वैल्यू है आपके नॉलेज की।
ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, मेरे इस ब्लेज़र पे नहीं लिख रहा कौन से ब्रांड का है। अब चाहे ये जैसे मैंने बोला कि 4,000 का हो चाहे 40,000 का हो, लेकिन जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है? तो ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जितने यूथ आज ब्रांड्स की तरफ भाग रहे हैं, शोबाजी की तरफ भाग रहे हैं ना, उसमें ना जाके अपने लर्निंग पे फोकस करो। आपने अपने लर्निंग पे फोकस कर लिया ना और अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना दिया, तो आप क्या पहन रहे हो, कौन सी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लोग आपको आपके लिए जानेंगे, आपके कपड़ों के लिए, आपकी गाड़ी के नंबर के लिए नहीं जानेंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। आई होप यहाँ से यूथ मैसेज ले। बिल्कुल। और आपको इस तरह से कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हो जो बहुत ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने आपकी लाइफ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सर के चैनल का लिंक्स भी सारे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सर भी पॉडकास्ट बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।